कोई भी स्कीम्स हैं, PMAY है जो हम लोगों के घर बना रहे हैं, वो किसी को मजहब और जात देख के तो नहीं दिया जा रहा है। वो लोग बोल रहे हैं जो खुद ये राजनीति कर रहे हैं, ये उनकी राजनीति है, बीजेपी की राजनीति नहीं है। आप मुझे बताएं कि हम जितनी भी स्कीम चला रहे हैं उनमें से एक स्कीम मुझे बता दें जो मजहब के आधार पर दी जा रही है। हमारे जो पॉलिटिक्स में आने का रीज़न है वो यही वानी साहब हैं जी। और जो 13 के पहले उन्होंने जो हालात बना के रखे थे वो इन्हीं की दौलत है। एक R&B मिनिस्टर एक आदमी 6 साल रहता है, किया क्या था उसने यहाँ से नहीं, मैं आपको फैक्ट्स पे बात बता रहा हूँ ना। आज की डेट में आप बताओ हमने काम नहीं किया है। हमारे जो यहाँ से शक्ति जी थे वो मिनिस्टर थे, और सबसे बड़ी बात है उनकी जो गवर्नमेंट थी 6 साल चली थी जी। 6 साल सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट थी, स्टेट में भी उनकी थी जी। सेंटर में कांग्रेस थी, स्टेट में भी कांग्रेस थी, और वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। क्या किया था उन्होंने डोडा के लिए? आप मुझे वो काम दिखाएं ना मुझे वो काम। उन्होंने इनाग्रेशन की थी जो कहीं दावे आज भी किए जाते हैं, जुबानी नहीं, मैं आपको फैक्ट्स पे बात बता रहा हूं। आप मुझे बताओ आज डोडा से खिलाने कितना टाइम लगता है? लगभग कोई 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट, और तब हमें यहाँ से 45 मिनट तक तो आप यहाँ खिलानी में घुमाते रहते थे, वो भूल गए। और R&B मिनिस्टर, और हम तो MLA थे, हमारे पास तो MLA था, और गवर्नमेंट CM जो थे वो PDP की थी। मिनिस्टर आप मुझे उनकी बनाई एक बड़ी रोड बताओ। मैं अपनी गिन के बता रहा हूँ, डोडा से पुलडोडा जी, डोडा से पुलडोडा के हालात क्या थे आप मुझे बताओ, वो किसने बनाई? आप, और फैक्ट्स पे कैमरा ले चलो, बताओ किसने बनाई है? हमने बनाई है? नहीं, उन्होंने कौन सी रोड बनाई है? वो दावा करते हैं कि गणपत पुल उनका बना हुआ है। बिल्कुल उनका बना हुआ है गणपत पुल, उन्होंने सैंक्शन कराया, बहुत खुशी, हम उनके साथ हैं जी। हम उनके साथ थे ना। वो शुरू कब हुआ? 2008 से लेके 2014 तक उनकी गवर्नमेंट थी कि हमारी थी? वो पिलर खड़े हो गए, वो कंप्लीट क्यों नहीं हुए जी? वो शुरू कब किया था? उसकी डेट वहां पे लिखी है, आपने पूछा क्यों नहीं शुरू हुआ? हमने तो दो साल के अंदर कंप्लीट कर दिया, मिलन करा दिया ना उनका। तो आखिर इनागुरेशन क्यों नहीं हुआ उसका? कौन सा गणपत पुल का? उसके पीछे रीजन है। आप मुझे बताओ, गणपत पुल, मैं आपको पहले गणपत पुल का बताता हूँ। गणपत पुल एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। उस पर क्या पेमेंट का इशू था, वो अपनी मर्जी से आज़ाद साहब ने किसी को बुलाया, वो कोई एक कंस्ट्रक्शन थी। नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी का द लोकल रिपोर्ट में। इस समय एक स्पेशल शो TLR की तरफ से द स्ट्रेट टॉक में लेके इस समय आ चुका हूं, और स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ इस समय गगन राणा जी हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। इनसे आज जो सीधी बातचीत है वो इन्हीं से करेंगे, और जितने भी तमाम सवाल हैं जो आम जनता के सवाल थे वो आज सवाल हम लेके आ चुके हैं, और डायरेक्ट उन्हीं से करेंगे जो इस समय सरकार जिस पार्टी की बनी हुई है। सभी जानते हैं बीजेपी सरकार इस समय काफ़ी 2014 से जो है इस समय सरकार में है, और काफ़ी टाइम से जो आम जनता के क्वेश्चंस थे कहीं ना कहीं वो रह जाते थे, और कहते थे तो आप इनसे ये सवाल ज़रूर करें। और वही सवाल लेके द लोकल रिपोर्ट की टीम आ चुकी है। द स्ट्रेट जो टॉक है उसमें हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, गगन जी जुड़ चुके हैं। गगन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने पॉलिटिक्स के, अपने करियर के बारे में बताएं, हमारे व्यूअर्स को हमें बताएं कि आखिरकार किस तरह से जो है आपकी शुरुआत एक पॉलिटिक्स की तरफ हुई। सबसे पहले तो पारुल जी आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। देखें, ऐसा कुछ खास कैरियर वाली बात नहीं है, या कोई हम पॉलिटिशियन नहीं है, ना हमारा कोई पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड है। एक्चुअली 2013 से पहले जिस तरह के डोडा में हालात थे, एक मजबूरी सी बन गई थी आम लोगों के लिए कि वो निकलें और कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करें और कुछ काम करें यहाँ पे। इसीलिए हम भी थोड़ा पॉलिटिक्स में आ गए। गगन जी, तमाम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए लेके आए हूँ। तमाम सवाल वो हैं जो एक आम जनता के थे, जो उन्होंने कहा था कि सरकार से ज़रूर पूछा जाए। और आप बेवकूफ़ भी जानते हैं इस समय बीजेपी की जो है वो सरकार, केंद्रीय सरकार अगर हम बात करें कहीं ना कहीं बीजेपी की, और वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस समय लेके आया हूँ। एक साथ में आप
जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं बीजेपी की तरफ से तमाम जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी रहेंगे। तो जो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा, एक आम जनता ने जो सवाल किया था कि आखिरकार जो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की ड्रेनेज है, ड्रेनेज का काफ़ी ज़्यादा एक आप काउंसलर भी, मैं सभी को बता दूँ, एक काउंसलर भी यहाँ से वार्ड नंबर 2 से काउंसलर हैं यहाँ के, उसके तमाम जो क्वेश्चंस है कि कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट हम फेलियर में होते हुए देखते हैं। देखें, ड्रेनेज सिस्टम जो जैसा आप बता रहे, बिल्कुल ये जो सिस्टम है यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा इस पे काम चल रहा है। बाकी जैसा कि आप जानते हैं, पूरे जो म्यूनसिपल डोडा है जी कमेटी जो है, इसमें अभी जो हमारी बीजेपी की अपनी काउंसिल नहीं है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी में है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन मैं फ़िलहाल अपने वार्ड का काम देखता हूँ, तो मेरे वार्ड में जहाँ भी अभी तक जितना हो सका है तो मैंने ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने की कोशिश की है। एक्चुअली पिछले 2 साल से कोविड के बाद थोड़ी सी हमें पेमेंट, ये जो फंड्स होते हैं, फंड्स अलाटमेंट, वो थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा वार्ड का हमने वो पूरा मैप बनाया हुआ है, और आप ग्राउंड पे जाके देखें, हम उसी पूरे एक सिस्टम के साथ चल रहे हैं, और उसको कंप्लीट ऊपर वाले ने चाहा तो हम ठीक 5 सालों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक आम सवाल है, जो आम सवाल पूरी जनता का है, और कहीं ना कहीं आपने भी ये सुना होगा कि जो बढ़ते दाम है सीएनजी के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर, कि आखिरकार बीजेपी उस पर क्यों कुछ नहीं कर पा रही। आखिरकार जो दाम बताए जाते थे, कहा जाता था अच्छे दिन आएंगे, तो वो क्यों आम जनता कहती है कि वो अच्छे दिन क्यों नहीं बीजेपी ला पा रही है। देखिए, जो दाम बढ़े हैं, अब ये तो सेंटर का आपने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, सेंटर का नहीं, आप बीजेपी से भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दाम बढ़ रहे हैं जी, तो ये दाम कब से बढ़ रहे हैं? 2019 के बाद ही ज़्यादा इसमें ये डिफ़िकल्टी आई, उससे पहले तो काफ़ी ये कम था। लेकिन अब इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं जी, वो इस पे हावी हैं, क्या फैक्टर्स हैं वो लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन ऊपर जल्दी हम इस पे भी कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, हम गगन जी आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। जो लोगों का एक सवाल है, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है जो बीजेपी पार्टी है, कहीं ना कहीं मज़हब के नाम पे जो है वोट लेती है, तो क्या जो सबका साथ सबका विकास है, क्या एक दिखावा है? देखें, ये मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि कौन सी बात है सबका साथ जो सबका विकास, इसमें मज़हब कहाँ से आ गया जी। हो सकता है जहाँ पे खासकर जम्मू कश्मीर से बाहर जहाँ पे मज़हब की राजनीति की जाए, वहाँ पे, मैं डोडा में हूँ, डोडा में कौन सी मज़हब की राजनीति है? यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कोई भी स्कीम्स हैं, PMAY है जो हम लोगों के घर बना रहे हैं, वो किसी को मज़हब और ज़ात देख के तो नहीं दिया जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि आयुष्मान भारत की एक हमारी स्कीम चल रही है, आप में मेरे साथ चले हॉस्पिटल में, क्या किसी का 5 लाख दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, आप मुझे बताएं, हमारा वहाँ पे कौन सा मज़हब देख के ये दिया जा रहा है? हर डेवलपमेंट की जो भी स्कीम है वो सबके लिए इक्वल है, और सभी लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बताएं ना जो जिसको ये मज़हब के नाम पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। ये एक्चुअली वो लोग बोल रहे हैं जो खुद ये राजनीति कर रहे हैं, ये उनकी राजनीति है, बीजेपी की राजनीति नहीं है। आप मुझे बताएं कि हम जितनी भी स्कीम चला रहे हैं उनमें से एक स्कीम मुझे बता दें जो मजहब के आधार पे दी जा रही है। कहीं ना कहीं मैं गगन जी इस पे आपसे बातचीत करना चाहूंगा। एक यूपी के सीएम हैं आदित्य योगी जी, आप जानते हैं उनको अच्छे से। उनके जो कट्टरपंथी के बयान हम कहीं ना कहीं आए दिन जो सुनते हैं, क्या वो बयान झूठे हैं? कौन सा बयान? वो कौन सा बयान ऐसा दिया जो मजहब के खिलाफ दिया जी? उन्होंने एंटी नेशन बताएंगे तो कोई अपने ऊपर क्यों ले रहा है? वो क्या लोग बाकी एंटी नेशन है? वो उन्होंने कहा जो एंटी नेशन लोग हैं जी, एंटी नेशनल है, तो उनके लिए कहा है कि मजहब की बात कहाँ से आ गई? एंटी नेशन तो कोई भी हो सकता है, किसी मजहब से हो सकता है, कोई खास विशेष अपने ऊपर लेता है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है जी? और भी बातचीत करेंगे इनसे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ के INC के ऑफिस सेक्रेटरी हैं वसीम राजा जी। एक हाल दिन इन्होंने एक बयान दिया है, जिस बयान में इन्होंने कहा है शक्ति परियार, दिलीप परियार या सुनील परियार हो, सुनील शर्मा, माफ़ कीजिएगा, सुनील शर्मा जी हो चनाब वैली की। इन्होंने बात की है कि अगर ये क्या इनके परदादा भी यहाँ पे आ जाएं तो ये वो काम जो काम अब्दुल मजीद वानी जी ने यहाँ पे किए हैं, वो काम इनके परदादा जी भी नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? फिलहाल तो मैं पहले ये आपको बताऊं कि इस तरह की जो लैंग्वेज है, मुझे उम्मीद थी कि ये कांग्रेस के लोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया, दादाजी क्या,
लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, हमारे जो पॉलिटिक्स में आने का रीज़न है, जी आपने पहले पूछा तो मैं बता नहीं पाया, वो यही वानी साहब हैं जी और जो 13 के पहले उन्होंने जो हालात बना के रखे थे वो इन्हीं की दौलत है। आप मुझे बताएं, R&B मिनिस्टर थे जी। डोडा में, आप मुझे बताओ एज अ R&B मिनिस्टर आप मुझे कोई उनका काम बताओ ना। आज नहीं, कहीं दावे करते हैं, दावे नहीं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। जी, जी। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो फैक्ट्स पे बताऊंगा। जी 2014 से पहले जी लोग भूल गए हैं कि आपको मैं बताऊं, अगर कोई रोड की प्रॉब्लम होती थी या कोई मतलब रोड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की कोई प्रॉब्लम थी, किसी के पास जाके एक आम आदमी जो नॉन पॉलिटिकल है वो कहीं बता भी नहीं पाता था। आपको भूल गया है कि डोडा से जम्मू जाते वक्त जो रोड थी हमारी वो पुलडोडा से थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी जब ये रोड बन रही थी तो ये सारी गाड़ियां कहाँ से जाती थी, कुछ याद है आपको? नेशनल हाईवे इन्होंने कहाँ से बनाई थी? वहाँ ऊपर परियोद से। जी डोडा से लेके खलैनी तक हमें कितना टाइम लगता था? डोडा से खिलानी लगभग जो है वो सफ़र आधे घंटे का कहीं ना कहीं फिर से बन जाता आधे घंटे से 45 मिनट का था। जी किसी ने काम किया उस पर? मुझे बताओ, वो R&B मिनिस्टर ने रोड कौन सी बनाई है? जी एक R&B मिनिस्टर, एक आदमी 6 साल रहता है, किया क्या था उसने? कहीं ना यहाँ से कहीं जो नहीं, मैं आपको फैक्ट्स पे बात बता रहा हूँ ना। आज की डेट में आप बताओ, हमने काम नहीं किया है? हमारे जो यहाँ से शक्ति जी थे वो मिनिस्टर थे, और सबसे बड़ी बात है उनकी जो गवर्नमेंट थी 6 साल चली थी जी 6 साल। सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट थी, स्टेट में भी उनकी थी। जी सेंटर में कांग्रेस थी, स्टेट में भी कांग्रेस थी, और वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। क्या किया था उन्होंने डोडा के लिए? आप मुझे वो काम दिखाएं ना मुझे वो काम। उन्होंने इनाग्रेशन की थी। जो कहीं दावे नहीं, कहीं दावे आज भी किए जाते हैं उनकी जुबानी तरफ नहीं, से। मैं आपको फैक्ट्स पे बात बता रहा हूं। आप मुझे बताओ, आज ये डोडा से खलैनी कितना टाइम लगता है? लगभग कोई 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट, और तब हमें यहाँ से 45 मिनट तक तो आप यहाँ खलैनी में घुमाते रहते थे, वो भूल गए। और R&B मिनिस्टर, और हम तो MLA थे, हमारे पास तो MLA था, और गवर्नमेंट CM जो थे वो PDP की थी, वो फेवर नहीं करती थी उतनी, इसलिए हमने गवर्नमेंट तोड़ दी। वो अलग इशू है। लेकिन डोडा में उस दिन क्या हालात थे, मैं आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता रहा हूँ। डोडा से भागवा तक जो नई उन्होंने क्या किया अपने टाइम में, कौन सा काम किया? हमने वाइडनिंग की पूरी डोडा से भागवा तक, रोड बनाई। तो उन्होंने क्या किया? एक मुझे रुको, अभी आपने पूछा, आप मुझे तो यहाँ से घाट की हालात आपको 4 साल पहले तक याद है जी, आज क्या हालात है? आप हमारी बातें जो है ना, आप बातें नहीं बताएं, आप फैक्ट्स बताएं कि आप अगर जो मैं अभी बात बता रहा हूं आपको, आप ऐसा नहीं ना कि मेरे ऊपर कोई वो बता रहा है। आप मैं जो आपसे बात करूंगा, आप कैमरा लेके मेरे साथ चलो, मुझे भी बुलाओ, मैं चलता हूं रोड पे। एक चीज़ है, हम बहस नहीं करते जी। अब अननेसेसरी उन लोगों को, उनकी पॉलिटिक्स है, बातें इल्ज़ाम लगाना, शोर शराबा, हमारी ये नहीं है। हम 6 साल तक कुछ नहीं बताया क्योंकि हमें काम करना था। मैं आपको बता रहा हूँ हमने क्या काम किया। R&B मिनिस्टर, मैं आपको बता रहा हूँ, R&B मिनिस्टर, आप मुझे उनकी बनाई एक बड़ी रोड बताओ। मैं अपनी गिन के बता रहा हूँ, डोडा से पुलडोडा जी, डोडा से पुलडोडा के हालात क्या थे? आप मुझे बताओ वो किसने बनाई? आप, और फैक्ट्स पे कैमरा ले चलो, बताओ किसने बनाई है? हमने बनाई है? नहीं उन्होंने कौन सी रोड बनाई है? वो दावा करते हैं दावा, कि गणपत पुल उनका बना हुआ है। बिल्कुल उनका बना हुआ है। गणपत पुल उन्होंने सैंक्शन कराया, बहुत खुशी, हम उनके साथ हैं जी। हम उनके साथ थे ना। वो शुरू कब हुआ? 2008 से लेके 2014 तक उनकी गवर्नमेंट थी कि हमारी थी? वो पिलर खड़े हो गए, वो कंप्लीट क्यों नहीं हुए जी? वो शुरू कब किया था? उसकी डेट वहां पे लिखी है, आपने पूछा क्यों नहीं शुरू हुआ? हमने तो दो साल के अंदर कंप्लीट कर दिया, मिलन करा दिया ना उनका। तो आखिर इनागुरेशन क्यों नहीं हुआ उसका? कौन सा गणपत पुल का? उसके पीछे रीजन है। आप मुझे बताओ, गणपत पुल, मैं आपको पहले गणपत पुल का बताता हूँ। गणपत पुल एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। गणपत पुल का मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप गणपत पुल की मुझे DPR, वो जो टेंडरिंग होती है, आप उसकी मुझे बता दो, टेंडर कहाँ हुआ था उसका तो टेंडर ही नहीं हुआ था ना। वो तो आपस में मिल बैठ के ये छोटे बड़े काम, वो एक बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैंडल था। उस पर क्या पेमेंट का इशू था, वो अपनी मर्जी से आज़ाद साहब ने किसी को बुलाया, वो कोई एक कंस्ट्रक्शन थी। जी। आपने कहा कि गणपत पुल की इनाग्रेशन क्यों नहीं हुई? जी, आप मुझे वो बताएं कि कौन सा टेंडरिंग हुई थी, कि डेट किया था? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था।
वो अपनी मर्जी से दे दिया था। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बिना किसी टेंडरिंग के होते थे। ये करप्शन थी, यही तो करप्शन थी। उनसे क्या लिया क्या दिया, मैं तो बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, इसमें जो अगली गवर्नमेंट आई थी जी। उसके बाद जो गवर्नमेंट आई, कोalition गवर्नमेंट आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बड़ी एक इंटरेस्टेड थी कि आज़ाद साहब को थोड़ा बताएं पब्लिक को, लेकिन अब क्योंकि कोalition गवर्नमेंट थी वो उतना बता नहीं पाए कि इन्होंने क्या क्या किया है। कहीं ना कहीं स्कैम का अगर आप कारण आप मानते मुझे एक हैं, वो बात आजाद को बताओ, अगर स्कैम नहीं था जी, तो पुल क्यों नहीं बनाया आपने? आप कौन से पुल टेढ़े थे? एक कितनी जरूरत थी इस पुल की, इसी कहीं ना पुल की कहीं वजह से आज डिस्टेंस बड़ी चीज आप ये भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ये ऑनलाइन scam था। टेंडरिंग जो है उसकी वो नहीं की गई थी। ऑनलाइन ही कोई टेंडरिंग ही नहीं की गई थी, बिना टेंडरिंग के ये काम हुआ है। एक बड़ी बात जो है वो की जा रही है गगन राणा जी की तरफ से। मैं आप सभी को बता दूं, इनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि गणपत पुल की जो है एक स्कैंडल था, गणपत पुल का जितना भी काम था वो स्कैंडल था, और कहीं ना कहीं जो उसकी है वो विदाउट टेंडरिंग जो है वो काम किया जा रहा था। एक बड़ी बात जो है वो गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ आप इस समय कर रहे हैं। तो आपको किस तरह से लगता है कि जो है ऑनलाइन उनकी टेंडरिंग या टेंडरिंग ही नहीं हुई, या जो इलीगल या प्रोसीजर कहा जाए या स्कैंडल कहा जाए, तो किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया उसको? देखिए, उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने टाइम पे एक बंदा बुलाया, उसको ये पुल दे दिया, टेंडरिंग तो की नहीं, और कितने का प्रोजेक्ट बनाया। ये कहाँ पे हैं? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला था जी। इसके ऊपर विजिलेंस भी थी, विजिलेंस की कोई कमेटी बैठी हुई थी, पूरा उसको चेक कर रही थी, लेकिन कोalition में साथी आ गए, फिर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर पाए वो जी। तो। लेकिन हमने जो ये, जब हमारी राजनीति आई, हमने बदले की भावना से, हमारे लिए जो प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटी ये पुल बनाना थी, और वो पुल बना दिया, और पब्लिक की सेवा में आज ये पुल है। हमारे लिए प्रायोरिटी पुल बनाना था। इनागुरेशन जो है वो उसकी करना ज़रूरी नहीं था, पुल बनाना एक सही बात है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात बता दूं, गणपत पुल की वजह से जो एक गणपत ब्रिज है, कहीं ना कहीं आसानी जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को या वहाँ के लोगों को यहाँ पे जो आसानी, मैं आप सभी को बता दूं, अभी भी जिस तरह से पहले बात की जा रही थी कि 15 से 20 मिनट जो है वो एक खिलानी से आप डोडा आने जाने में करते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में इसी के साथ बता दूं, जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटेक्निक जैसे हम बात करें, या बच्चे जो वहाँ से जीडीसी कॉलेज यहाँ पढ़ने आते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको आसानी हो चुकी है, जो 15 या 20 मिनट के बीच में वो डोडा डिस्ट्रिक्ट पहुँच जाते हैं। काफ़ी अच्छा जो गणपत ब्रिज का निर्णय था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन काफ़ी देर वो, जो इनकी बात भी सही है, कहीं काफ़ी जो है वो कहीं ना कहीं पुल जो है 2 पिलरों में लटका रहा। मैं आपसे और भी बातचीत करना चाहूँगा गगन जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस सीनियर लीडर है गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप उन पे एक जो है इस तरह के बातचीत जो उनके खिलाफ कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जिस तरह में चिनाब वैली के लोग उनको पूछते हैं, जिस तरह से उनको देवता का रूप माना जाता है, जिस तरह से उनको कहा जाता है कि हर काम जो चिनाब वैली में या डेवलपमेंट की हम भद्रवाह की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आज़ाद साहब का जो है वो नाम लिया जाता है, तो आपको लगता है कि इस तरह की जो स्कैंडल है वो उनकी तरफ से किया जा सकता है? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि किया जा सकता है, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने उनके समय में हुआ है, ऐसा हुआ है ना। एक बड़ा दावा जो है गगन जी की तरफ से किया जा रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ऑडियो वॉइस जो है वो सुर्खियों में रही, आप भी जानते हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने जो है वो इस वॉइस को सुर्खियों में रखा, और मैं आप सभी को बता दूं कि रविंदर रैना और शक्ति परियार जी के बीच में एक जो है वो बातचीत होती है, और बातचीत में कहीं ना कहीं जो है डिलिमिटेशन का एक मुद्दा कहीं ना कहीं खड़ा होता है। आपने भी वो वॉइस सुनी होगी, तो क्या लगता है आपको जो ये डिलिमिटेशन है, क्या रविंदर रैना और शक्ति परियार जी की मर्जी से हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, डिलिमिटेशन का एक जो रूलिंग है वो क्या है कि जो डिलिमिटेशन होगी विद इन द डिस्ट्रिक्ट होगी, लेकिन डिलिमिटेशन जो है वो एक डिलिमिटेशन इलेक्शन जो है वो बिल्कुल वो उसको ऑर्गेनाइज करेगी, वो उसको चलाएगी, और उन्होंने प्रपोजल भी दिया। तो क्या रविंदर रैना जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, देखें वो अभी बंदा, मैंने उसकी अभी वो जो अभी एक जिसने ये किया है सारा रिकॉर्डिंग की है, उसकी बात सुनी थी कि हम गए थे किसी प्रोजेक्ट को लेके जी। अब वो डायरेक्ट एक गांव का वर्कर जब स्टेट के प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उस प्रेसिडेंट ने क्या कहना था, प्रेसिडेंट ने किसी उस एरिया को जो लीडर था जी, उसको कॉल किया कि आप इनको देख लीजिए,
उन्होंने डायरेक्ट कॉल नहीं किया। मैं आप सभी को बता दूं गगन जी, अभी आज ही के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दी है नजीर अहमद देव जो है कास्तीगढ़ से हैं, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने कहा कि मैं डीपीआर लेके रविंद्र रैना जी के पास गया था जब मैंने उनकी अपने फोन से बात करवाई शक्ति प्रिया जी से, और उन्होंने इस तरह की जो है बातचीत मेरे को सुनने में जो है वो ये मिला कि डिलिमिटेशन कहीं ना कहीं जो है डिलिमिटेशन, देखिए हमने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी है, ऐसे कहाँ फिलहाल तो उसमें जो जवाब जो था रविंद्र रैना जी दे चुके जी। लेकिन आप मुझे तो एक जो आज आपका ये बंदा नजीर जो है ये जो बता रहा है कि नहीं हमारा नहीं है सर, ठीक है, जो भी कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं वहां पे डीपीआर लेके गया था, गवर्नमेंट तो हमारी है नहीं, यहाँ पे अभी गवर्नर रूल है, और वो वहां पे अगर गए तो एक प्रेसिडेंट किसके पास भेजेगा? उस एरिया का जो लीडर है, और इस चिन्हाब बेल्ट में हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट का लीडर कौन है? शक्ति जी हैं। अब इन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़ी ना रैना जी उनकी डीपीआर लेके किसी के पास जाते कि भाई आपके पास बंदे भेज रहा हूं आपके इलाके के, ये आपके साथ है, तो उसमें कौन सा इशू है? इसमें डिलिमिटेशन कहां से आ गई? लेकिन आखिरकार वो उस वॉइस में कह रहे हैं साफ तरीके से कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप हम ये पहले से अंडरस्टूड था। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले से था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी विद इन द डिस्ट्रिक्ट बनेगी, और वो जो एरिया था हमारा डोडा, जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ, रामबन अलग हुआ, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो कुछ एरिया था रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में था जी। तो अब नेचुरल सी बात थी, जो यहाँ पे एक तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के वोटर भी ज़्यादा हैं, यहाँ भी बढ़ना था, तो वो इसी साइड आना था। इसलिए ये बात थी कि वो एरिया जो है अभी 2 से 3 होनी है, ये तो कोई कन्फर्म नहीं था, लेकिन ये तो था ना कि अस्सर और जो कास्तीगढ़ का इलाका है वो डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लगेगा, बस इतनी सी बात है। हाँ, ये तो पहले से सबको पता था। बाकी मैं आपको बताऊं, ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे डिलिमिटेशन के, हमें तो J&K में 5 से 6 साल या 7 साल हुए हैं, और ये शायद बीजेपी के टाइम पे पहली डिलिमिटेशन है। पहले तो बीजेपी थी नहीं, लेकिन इससे पहले भी डिलिमिटेशंस हुई हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब डिलिमिटेशन पहले कैसे हुई हैं आज से पहले, वो हमसे ज़्यादा कौन जानता है? ये लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने वो अपने टाइम में खुद बैठ के डिलिमिटेशन की हैं। अब उस पावर का मिसयूज इन्होंने अपने टाइम में कैसे किया है ये हमसे ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए वही एलिगेशन ये हम पे लगा रहे हैं जो इन्होंने अपने टाइम पे किया था। हमारा देसा को कहाँ डाल दिया था, कौन सी साइड डाल दिया था? रामबन वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में। बेचारे रामबन, डोडा से रामबन का डोडा जो था वो सारा एक्चुअली इन लोगों ने जो खुद किया है, अब इनको वही हमारे अंदर भी वही दिख रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, कास्तीगढ़ असर को कहाँ भेजना था हमने? आप बताओ ना, उनके लिए अलग बनानी थी 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपने क्या, आप हमारा कोई है ही नहीं। देखो ये देश कानून से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, उसमें जो है वैसे ही आएगा जी। अलग से आप कोई नया आइडिया नहीं लेके आए। ठीक, हम एक और जो है वो बातचीत करेंगे आपके साथ। जिस तरह से 370 जो है आर्टिकल वो तोड़ा गया हमारे जम्मू कश्मीर में, जो है वो रिमूव किया गया आर्टिकल जो 370 था और 35A था, उसे रिवोक किया गया, लेकिन उसके बावजूद कई सवाल जो आम जनता में सर्कुलेट होते रहे, जिसमें से सबसे बड़ी बात ये थी, क्या 370 टूटने के बाद क्या डेवलपमेंट जो है हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिली? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 370 टूटने के बाद जो ओवरऑल एक बेनिफिट है जी, वो बहुत ज़्यादा आम आदमी को हुआ है जी। सबसे पहला, हम अपनी ज़मीन जो जिसको आज तक हम अपनी बोलते थे नहीं थी, आज से वो हमारी हुई है, आम आदमी की। किस तरह से हमारी हुई? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आज से पहले भी ज़मीन का जो यहाँ की लैंड का जो सौदा होता था इंडस्ट्री के साथ जी, या किसी में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि जम्मू, आप वेव माल की मुझे बताओ, वो भी एक वो आप मुझे बताओ उनको अलॉटमेंट ज़मीन की कैसे होती थी? लीज बेस पे होती थी। लीज बेस पे होती थी, लेकिन आम आदमी की ज़मीन जब जाती थी तो लीज बेस पे होती थी जी। वो उसका सौदा कौन करता था? उसका सौदा लैंड का ऑनर नहीं करता था, वो ये लोग करते थे जो कुर्सियों पे बैठे होते थे। हमारी ज़मीन का सौदा वो लोग करते थे। आज डायरेक्ट अगर कोई कंपनी आएगी, मेरे पास आएगी ना जी, मेरे पास आएगी, मैं सौदा करूंगा जी। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले वो लोग सौदा करते थे, वो लोग उन होटल्स में जो बाहर की कंपनी, वो उसमें पार्टनरशिप्स हैं उनकी। तो क्या फिर इस तरह के नहीं, जो इस तरह के निर्णय जो अभी सामने निकल के आए हैं, जो जिस तरह के आप गांव में अगर 10 मरले के ऊपर कुछ भी आप काम करवाएंगे, आप डीसी के पास, आपको तहसीलदार के पास या बीडीसी के पास, या आपको 3 टायर सिस्टम जिस तरह का बनाया गया है, बाद में आपको पंच के पास जाना पड़ेगा, क्या उसके लिए परमिशन, खुद की मलकियत होके आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं अपने 10 मरले के ऊपर मुझे घर बनाना है, मुझे कुछ बनाना है, तो मैं पहले परमिशन
लेके आऊंगा अपनी ही मलकियत के ऊपर। क्या ये निर्णय अच्छा था सरकार का? नहीं, ये कोई परमिशन नहीं है जी। ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि आप लेके आओगे कि क्या यार, आपके घर तक हमको रोड पहुंचानी है, बिजली पहुंचानी है, पानी पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचाएंगे? जी। ये सब एक मैनेजमेंट होती है, सिस्टम होता है, आप उस सिस्टम के तहत आए। अब चंडीगढ़ एक डेवलप सिटी है, तो वो कोई ऐसे थोड़ी ना कुछ हो गया, उस पर एक आर्किटेक्ट बैठते हैं, पूरा उसको सिस्टम बनाते हैं। ये लोगों को कोई ऐसा थोड़ी है ना परमिशन देनी है, उनका पूरा सिस्टम में लाना है, नहीं अच्छा घर बनाना है, लेकिन वहां तक हम रोड पहुंचा पाएंगे नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं जो दरबदर हैं वो आम जनता होगी जब वो चक्कर काटेगी। आप जानते हैं कि हमारा जो आप इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं, जब एक आम नागरिक जिसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती किसी भी चीज की, जब वो जाता है कहीं सरकार के किसी भी डीसी ऑफिस में चले जाता है या तहसील ऑफिस में चले जाता है, आप भी जानते हैं कि उसको उस दिन कितने दिन वहां पे चक्कर काटने पड़ते हैं, और चक्कर काटने के बाद उसको यहाँ कोई अपना एक काम या अपना एक डॉक्यूमेंट जो भी है वो उसका क्लियर होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। डोमिसाइल की हम बात करेंगे, डोमिसाइल हमारे यहाँ पे लाया, जिस टाइम पे 370 तोड़ने के बाद डोमिसाइल की यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाया गया, उसके बावजूद भी जो जिन लोगों को जानकारी नहीं, आप मेरी बात सुन ले, जिन लोगों को जानकारी नहीं थी उनको आखिरकार 2-3 दिन वहां पे लगे। आप मुझे एक बात बताएं, जब डोमिसाइल तो शायद उसकी फीस 20 रुपये है, जी, और वो एक दिन में बन जाता है, जी बिल्कुल, जिसको पता है वो एक दिन में, फिलहाल बाद में ऑनलाइन भी हुआ। आप मुझे तो आप स्टेट सब्जेक्ट कैसे बनाते थे? यहाँ स्टेट सब्जेक्ट था जी, उसको बनाने में कितने दिन लगते थे? लेकिन सर मेरी बात सुने आप, नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, उस स्टेट सब्जेक्ट बनाने वाले के लिए आपको महीना लगता था, तब कोई नहीं पूछता था। आज डोमिसाइल का जो मैंने एक एग्जांपल की तौर पे एग्जांपल में बता रहा हूँ, एग्जांपल ही बता रहा हूँ। आज वो इजी हुआ है कि डिफिकल्ट है? पहले से तो आसान हुआ है ना। पहले से आसान हुआ, लेकिन एक बात की जा रही है, जिस तरह की मैंने एक सिस्टमैटिक तरीका आपको कहा कि जो एक सरकार ने निर्णय लिया 10 मरले के ऊपर जितने भी गांव वाले होंगे उनको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। 10 मरले की नहीं, मकान बनाने के लिए आप मुझे बताओ, ऐसी ये तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क देखो, गाँव में तो अभी शुरू हुआ, जो शहरों में है, शहरों में बनता है, सुनो अपने मकान के वार्ड म्युनिसिपल कमेटी होती है, यहाँ भी वही सिस्टम है। अगर वहाँ पे भी किया गया और वहाँ पे पेंच लोग हैं, पेंच कहाँ का? बाहर का होता है, पेंच गांव का होता है, वही गांव का होता है। इसीलिए ये एक सिस्टम है, और सिस्टम के तहत जब होगा ये उन्हीं लोगों को बेनिफिट होने वाला है जी। अभी आपको कोई चीज अभी जो मुश्किल दिखती है ना, जब वो कोई बनती है उसका आने वाले समय हमारा जो सवाल था कि 370 हटने के बाद आखिर 370 हटा है ना जी। तो आप मुझे बताओ, इस समय जो अभी मैं हूँ, मैं म्युनिसिपैलिटी से चुन के आया, उससे पहले कब इलेक्शन हुए थे? काफी टाइम हो चुका है, 10-10 साल यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए। क्यों? ये कौन सी ये किस जमाने की बात थी? सरपंचों की क्या हालत थी? और एक और अभी देखो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स चाहे किसी पार्टी का, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपके डीडीसीज आए, क्या वो अपनी पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? आए ना, इस 370 टूटा तो आए। अब 370 से पहले मैं अभी आपको बताता हूँ, 370 से पहले इन लोगों को कभी भी किसी की भी ज़मीन, अभी कल मैं देख रहा था, पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस की डीडीसी चेयरमैन किश्तवाड़ में बैठे थे धरने पे कि हमारी लैंड की कीमत हमें नहीं मिली है, कुछ 2 लाख समथिंग कुछ भी था। आप मुझे बताओ, इससे पहले जब भी किसी गरीब की लैंड ली जाती थी तो क्या कंपनसेशन देती थी स्टेट की गवर्नमेंट? नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज की डेट में 370 टूटने के बाद क्या कंपनसेशन मिलता है? आज के टाइम पे आज आपको 5 टाइम्स मिल रहा है जी। तो उस टाइम क्या मिलता था? रोडें तो तब भी बन रही थी, आप क्या देते थे? आज हम अगर किसी की लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? जाके पूछो आज क्या रेट मिल रहा है। आपने कभी किसी से पूछा कि आज क्या रेट है? आज तो लोग खुद कह रहे हैं कि ठीक है जाएगी, तो कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं बात जो है वो रोशनी एक्ट के ऊपर भी हम करेंगे, कहीं ना कहीं उस पर भी जो है थोड़ा सा असर देखने को मिला। रोशनी एक्ट आप देखें ना, रोशनी एक्ट में आप देखें किन लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग, ये कि गरीब लोग थे जिन्होंने ये पूरे भटिंडी स्टिंडी सारा पकड़ा हुआ है। पिछले दिनों एक और वो वीडियो आया हुआ है, वो एक बेचारे किसी को, आप ही के ये जो कांग्रेस के पुराने मिनिस्टर थे, कैसे वो लैंड एक्वायर कहाँ से, कौन से जमीन, हाँ कहाँ से ली है, क्या कर रहे हैं, आप देखें उनके हालात किस तरीके। 2014 और 2020 में सबसे एक और बड़ा डिफरेंस है। 2014 से पहले नहीं, ये तो एक ड्रामा, ये तो एक सियासती ड्रामा बन चुका है ना इस समय अगर हम बात करेंगे, आप जिस तरह की बात करें, वॉइस ऑडियो जो है रिकॉर्ड सामने आती है अब्दुल मजीद वानी जी की, मगर दूसरी तरफ से बात करेंगे हम शक्ति प्रयाग जी की और रविंद्र रैना जी की, जिस पे आपने बात भी कही, लेकिन कहीं ना कहीं एक सियासती ड्रामा तो बना हुआ है। ड्रामा तो नहीं बना, ये हकीकत भी है, जो वहां से आया यहाँ से, ये तो हकीकत है। आप इसको ड्रामा क्यों कर रहे हैं? एक्सपोज हो रहा है जी, सारे एक्सपोज हो रहे हैं।
इसमें ड्रामे वाली कौन सी बात है? 2014 से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक्सपोज हो रही है। बीजेपी क्या, जो एक्सपोज वाली क्या बात है? जो कुछ है सामने है ना, खुला है, कुछ छुपा के तो नहीं ना रखा। आप मुझे बताओ 2014 से पहले आप मीडिया कहाँ पे था? अगर कहीं पूरे गांव की, मैं आपको बताता हूँ जी, आपने अभी एक कुछ कहा था, वसीम राजा ने कुछ कहा था। जी वो परदादा उनके भी आ जाएंगे तभी। जी 2014 से पहले 13 में हमने एक बार जब इलेक्शन कैंपेन की थी जी, तो हमने पूरा एरिया अपना घूमा हुआ है जी। हम यहाँ से प्रेम नगर के, महाला गए और आगे जाके ठाठरी तक गए, पूरा बारसला हमने घूमा हुआ है। क्या हालात थे जी, क्या हालात थे, कौन से हमारे इनके दादा ने, जब हम गए, आपको मैं एक बात बताऊँ, हम प्रेम नगर से गए थे तो शिवा डल है जहाँ पे, वहाँ पे एक पुल अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उसके आगे एक जगह नसीब नगर, हम वहाँ पे तकरीबन कोई शाम को 8 बजे पहुँचे थे जी। वहाँ पे गरारी होती थी चिन्हाब पे, पुल पे ऊपर हाई सेकेंडरी थी जी। सारे बच्चे जब आते थे ना, वो गरारी पे आते थे। ये वाकया इनके दादा ने, जो इनके दादा ने काम किया है, हम नहीं कर सकते। वहाँ पे गरारी से आते थे। रात को 8 बजे जब हम वहाँ पे पहुँचे, प्रयार साहब भी थे, हमने उसी दिन डिसाइड किया कि नहीं, हमारा सबसे पहले काम रहेगा यहाँ पे पुल। वो पुल फुट ब्रिज बनवाया हमने जी। आप जो मैं आप बता रहा हूँ ना, कि किसके दादा ने बनवाया, जाके देखें, इनके दादा ने गरारी थी जी। आप मुझे बताओ 2013 से पहले दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है? वहाँ के लोग गरारी में चल रहे थे जी। एक्चुअली आप देखें कि हमारे लिए जब 13 में हम आए, हमारे लिए हमने जब कॉन्स्टिट्यूंसी घूमी, अपना एरिया घूमा, जो हमारे लिए चैलेंजेस थे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे लिए। वो चैलेंज था पूरे एरिया को वहाँ से उस तरह से, जो गरारी पे चलना था, वो पूरा हाई सेकेंडरी था ऊपर, तो किसने बनाया? वो उनको दिखा नहीं कि कैसे यहाँ पे एक। लेकिन जो हमारा गगन जी हमारा मुद्दा जो था वो 370 को लेके था। 370 तोड़ने का आखिर पीछे मकसद क्या था? वो तो आप सरकार में रह के आप मुझे एक बात बताएं जी, 370 कब टूटा? 2019 5 अगस्त। उससे पहले किसने रोका था इनको काम करने से? इन्होंने ये चीजें काम क्यों नहीं किए हुए थे? क्या डोडा, क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का सबसे एडवांस स्टेट बनी थी क्या? वो तो मजबूरी हो गई ना, 370 तोड़ना सेंटर की एक मजबूरी थी। पूरा देश गुजरात से आगे था, जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ था। मिलिटेंसी 370 में आई ना, सबसे ज्यादा यहाँ के लोग सफर किससे हुए? मिलिटेंसी से। तो वो 370 में आई ना, ऐसा तो नहीं ना 370 टूट गया तो मिलिटेंसी ज्यादा हो गई। तो आप मुझे बताओ 370 जब था तो यहाँ पे ऐसे हालात खराब क्यों थे? किसने किए? कश्मीर की वो हालात किसने की? कौन सी बीजेपी थी? सेंटर में कांग्रेस थी और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। क्या रीजंस थे कि वहां पे लोगों ने गन उठाई? 370 के रहते उठाई ना जी। तो मतलब 370 का खात्मा, मतलब कि हम यहाँ पे मिलिटेंसी का खात्मा समझ सकते हैं। बिल्कुल। आने वाले समय में आप देखेंगे आज की डेट में लोग गन नहीं उठा रहे जी। ये, और मैं आपको एक बात बताऊं, मिलिटेंसी पॉलिटिकल थी यहाँ पे जी। सारी मिलिटेंसी जो यहाँ पे थी पॉलिटिकल मिलिटेंसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बड़ी बात कर रहे हैं आप, लेकिन अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम हमारे पास भी कम है। अगला क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछूं कि कल आपने एक जो है वो इंटरव्यू देखा होगा जिसमें फारूक अब्दुल्ला जी ने एक बयान दिया, और उन्होंने उस बयान में ये साफ साफ कहा है कि बीजेपी की 10 सीटें भी यहाँ से आना बहुत मुश्किल है जम्मू कश्मीर पे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस डबल फिगर में आएगी जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद जो है डबल फिगर में नहीं आने वाली है, आप ये यकीन कीजिए। तो आपको क्या लगता है इस समय किसकी सरकार जो है वो बनेगी? बिल्कुल भाजपा की सरकार आएगी जी। सारी जनता इनके साथ है, सारे लोग जम्मू कश्मीर के इनके साथ हैं। तो जिस तरह के भी डिलिमिटेशन की अगर हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं जो खालिद सरवर्दी जी हैं एनसी से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, वो हमने देखे कि वो डीसी ऑफिस के सामने आए, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है विरोध किया डिलिमिटेशन का, उन्होंने विरोध किया जो प्रपोजल आया था। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने किस चीज का प्रपोजल का अगेंस्ट है कि ये डिलिमिटेशन के अगेंस्ट? डिलिमिटेशन जो प्रपोजल था। अच्छा, मतलब उनको पूछ के पूरा बताना चाहिए था। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बीच में एक बात उनकी बड़ी चुभी, उन्होंने कहा हिंदू डोमिनेट जी, हिंदू डोमिनेट। वो मुझे कोई बात समझ नहीं आई, हिंदू डोमिनेट क्या हुआ? इसमें डोमिनेंसी वाली क्या बात थी? कोई मुस्लिम डोमिनेट बनानी थी, हिंदू डोमिनेट बनानी थी? हाँ, कुछ एरिया यहाँ से यहाँ डालना था। सजेशंस ले रही हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई फाइनल नहीं किया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्शंस मांगे, आप अपनी राय दो। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनकी जो, देखो पार्टी की ऐसा नहीं होता है, कोई भी लड़ सकता है जी। कोई डोमिनेंसी कोई उसकी नहीं, लेकिन जाती तौर पर उनका आप देखें डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर
एक बार मुझे लगता है मैं जब काफ़ी छोटा था, 10th से पहले की बात है, तब कहीं वो जीते थे जी। उसके बाद तो यहाँ पे कोई डिलिमिटेशन बीजेपी ने नहीं की, उनको यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कहाँ जीते वो जी। उन्होंने कभी हमें दिखे ही नहीं। यहाँ तक कि मुझे 2014 के बाद, मतलब ऐसा था कि यहाँ पे आरएनबी मिनिस्टर थे कांग्रेस के, जो 14-15 में कहीं जाके पता चला जब वो रिटायरमेंट, हाँ जी रिटायरमेंट हो रही है क्या, मैंने कहा कौन रिटायर हो रहा है, कहते हैं जी यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है वो रिटायर होने, किस चीज़ से रिटायर हो रहे हैं, आप मुझे बताएं किस चीज़ से रिटायर हो रहे हैं। वो यहाँ पे एमएलसी थे, मैं आपको बताऊँ, मैं और भी एमएलसी को जानता हूँ जो उस टाइम में कांग्रेस से थे, वाकई उन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। आपको मैं एक चैलेंज बताता हूँ, आप बताओ एज ए एमएलसी, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट भी थी और वो एमएलसी थे, क्या काम कराया उन्होंने डोडा में 2008 के बाद? अगर वो एमएलसी रहे, एक काम तो बताएं ना क्या किया था उन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या काम कराया यहाँ पे। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे आप देखेंगे चिनाब के ऊपर 3-4 पुल बनाए हैं, डोडा पुल डोडा हमने बनाया है। वो उनके समय में यहाँ डाकबंगला से लेके बस स्टैंड तक ये शायद 200 मीटर भी नहीं है, ये उनकी अचीवमेंट है कि यहाँ पे उन्होंने वाइडनिंग करवाई थी। हमने पुलडोडा से लेके बेवली तक वाइडनिंग कराई है सारी। यहाँ पे जो अभी ब्लैक टॉप हुआ है पूरा गांव यहाँ पे, तो वो हमने करवाया। उन्होंने क्या कराया था? एक सीधी बातचीत जो टीएलआर का एक स्पेशल शो है द स्ट्रेट टॉक में आज गगन राणा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे, और बातचीत में आपने सुना कि जिस तरह से हर किसी का एक आम जनता का सवाल रहता है, जो आम जनता के सवाल थे वो आम सवाल हम आज लेके आए थे। जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, इनसे हम आज सीधी बातचीत कर रहे थे, और सीधी बातचीत में किसी के ऊपर सवाल नहीं, सिर्फ हम इनसे एक जवाब मांग रहे थे जिसमें इनके जो काम किए हुए थे बीजेपी की तरफ से, आखिरकार क्या काम, जो 2014 से सब सरकार आई तो आखिरकार क्या क्या काम इनके दौरान में जो किए गए हैं। और 370 पे भी हमने जो है जरूर उस पर भी हमने बातचीत की, और डिलिमिटेशन की जब बात की, जो रविंदर रैना और शक्ति परियार जी के बीच में एक जो कन्वर्सेशन जो एक हुई थी उसके बारे में हमने एक बातचीत की। एक अच्छी बातचीत हमारे साथ, जो एक टीएलआर का एक स्पेशल शो है द स्ट्रेट टॉक में, एक अच्छी बातचीत हमारी इनके साथ हुई है। और यही तमाम सवाल जो आम जनता के थे, आप भी जितने भी आम जनता के और भी कोई सवाल होंगे तो ज़रूर कमेंट में आप वो अपने पूछ सकते हैं, वो अपने जवाब वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर से जब भी मुलाकात बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता से की जाए होगी, तो यहाँ किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के इंटरव्यू किया जाएगा तो वो सवाल जो है आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहें, तब तक टीएलआर, नमस्कार।